वंदे मातरम ऑल ऑफ यू। मैं मनीषा, प्रतिस्पर्धा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं EMRS, PCS, SSC और एनी कंपटीशन एग्जाम और अपनी तैयारी को एक डायरेक्शन देना चाहते हैं तो कंटिन्यू जुड़े रहिए मेरे साथ आपके अपने प्रतिस्पर्धा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देखिए, हम बात कर रहे थे बायोलॉजी में और बायोलॉजी में हमारी एक क्लास हो चुकी है। उसके अंदर हमने पढ़ा था लाइफ प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं लाइफ प्रोसेस होती क्या है। हमने कहा था कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए जो जो एक्टिविटी करता है उसे लाइफ प्रोसेस कहते हैं। सेकंड, हमने बात की थी कि लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी, और वो हमें फूड से रिसीव होती है। हमने देखा था फूड के अलग अलग कंपोनेंट से अलग अलग कंसंट्रेशन में एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी से हम क्या करते हैं, अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। उसके बाद हमने देखा जो फूड है हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाता है और अलग अलग पार्ट्स में उसका अलग अलग ब्रेकडाउन होता है। ये पूरी ब्रेकडाउन की प्रोसेस हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होती है। किसकी हेल्प से? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर सीक्रेट होने वाले एंजाइम की हेल्प से। उसी टॉपिक को एक क्लियरिटी देने के लिए हम क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको क्लियरिटी आए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और कैसे आप अपनी तैयारी को क्या एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं ताकि आपके गलती ना हो। देखिए, हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है। इसके अंदर सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। आपने पढ़ा था कि हमारी जो आहार नाल है उसके अलग अलग पार्ट्स हैं और उसी में हमने पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है। तो आपसे पूछा है कि लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन किसके अंदर होती है, कि सबसे बड़ी जो छोटी आंत है वो किस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है कार्निवोरस, जिसको आप बोलते हैं मांसाहारी। जैसे टाइगर। दूसरा ऑप्शन है आपके पास ओमनिवोरस, जिसको आप बोलते हैं सर्वाहारी। थर्ड आपका ऑप्शन है हार्बीवोरस, जिसको आप बोलते हैं शाकाहारी। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सबसे लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन किसके अंदर होती है। तो देखिए, जब हमने एक टॉपिक पढ़ा था तो प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होती है। जो ऑर्गेनिज्म सबसे कॉम्प्लेक्स फूड को खाते हैं, सबसे जटिल भोजन को जो खाते हैं, उसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लार्ज होती है। और इसमें हमने बात की थी हार्बीवोरस के बारे में। हार्बीवोरस ऑर्गेनिज्म में स्मॉल इंटेस्टाइन 8 से 9 मीटर लंबी होती है। उसके बाद हमने बात की थी कि कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म में जो मीट मांस खाते हैं उसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो है 7.5 मीटर होती है, क्योंकि ये फूड के सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म को ईट करते हैं। उसके बाद थर्ड हमने बात की थी आपके ओमनिवोरस में, और ओमनिवोरस में मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था ह्यूमन। इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो 6.5 टू 7.5 मीटर होती है। यही से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। आपसे पूछा है कि अडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन किसके अंदर होती है। तो लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन किसके अंदर होती है? हार्बीवोरस में। पूछे क्यों होती है? क्योंकि ये सबसे कॉम्प्लेक्स फूड को ईट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछे सबसे स्मॉलेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन किस में होती है। सबसे छोटी जो आंत है वो सबसे छोटी किस में होती है? तो आपका आंसर आएगा ओमनिवोरस में। कभी कभी यहाँ से आपको एग्जाम्पल देकर भी पूछ सकता है। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे फ्रेम कर सकता है, आपसे कह दें कि सबसे लॉन्गेस्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो किस में होगी? काऊ में। सेकंड ऑप्शन दे आपको टाइगर, और थर्ड ऑप्शन दे दे आपको ह्यूमन बीइंग। तो उस केस में आपका आंसर होगा कि सबसे लार्जेस्ट काऊ में होगी और सबसे स्मॉलेस्ट टाइगर में होगी। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट स्मॉल। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एक मिनट,
सेकंड क्वेश्चन है, देयर इज द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन अडल्ट। आपसे पूछा है कि ह्यूमन अडल्ट के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी है। अभी मैंने इसका एक्सप्लेनेशन किया, तब आपको बताया कि अडल्ट ह्यूमन के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कितनी होती है, 6.5 टू 7.5। तो आप देखिए इसमें ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और ये हमारा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें एक वैल्यू दी है, कभी कभी दोनों को दे देता है। उसके बाद और भी हम क्वेश्चन नंबर सेकंड जो पॉइंट है उससे क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछे कि लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है, जिसको आप बड़ी आंत बोलते हैं। बड़ी आंत की जो लंबाई है वो 1.5 मीटर होती है। तो दो क्वेश्चन आप यहाँ से बना सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन की तो ये लेंथ होती है और लार्ज इंटेस्टाइन की, बड़ी आंत की जो लेंथ है वो 1.5 होती है। फिर आपके दिमाग में आएगा, मैम फिर आप इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू लेंथ जो है ये बड़ी होती है और ये छोटी होती है, लेकिन थिकनेस के बेसिस पर, मोटाई के बेसिस पर बड़ी आंत जो है उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन की थिकनेस कम होती है, इसलिए इसको छोटी आंत बोला जाता है और इसको बड़ी आंत हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन इज कंप्लीट। आपसे ये पूछा है कि ह्यूमन के अंदर डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट किसके अंदर होती है। तो देखिए आपने पढ़ा था कि हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में डाइजेशन होता है। कैसे पढ़ा था हमने कहा था डाइजेशन की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट तो होती है आपके माउथ से, जिसको आप माउथ कैविटी बोलते हैं, मुख गुहा बोलते हैं। उसके बाद हमने कहा था कि डाइजेशन किसके अंदर होता है, आपके स्टमक में होता है। उसके बाद हमने कहा था डाइजेशन किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। साथ में ये भी देखा था कि माउथ के अंदर किसका डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। सेकेंड हमने कहा था कि आपके स्टमक में किसका डाइजेशन होता है, तो स्टमक में जो डाइजेशन होता है वो प्रोटीन एंड मिल्क का होता है। उसके बाद छोटी आंत में आप कहेंगे कंप्लीट डाइजेशन होता है, और किस किस का होता है, तो आपने बात की थी फैट्स का होता है, अमीनो एसिड का होता है, माल्टोज का होता है। तो सबसे मैक्सिमम डाइजेशन पूछे तो आप कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, और अलग अलग पार्ट से इस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है कि डाइजेशन जो है सबसे, जो ह्यूमन के अंदर डाइजेशन कंप्लीट का होता है, मतलब पूरा डाइजेशन कब किस पार्ट में कंप्लीट होता है। तो आपको पता है लार्ज इंटेस्टाइन में तो कोई डाइजेशन होता ही नहीं है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन तो केवल क्या करती है, वाटर और मिनरल्स को इनटेक या एब्जॉर्ब करती है। उसके बाद स्टमक में आपको अभी मैंने बताया किसका डाइजेशन होता है, केवल प्रोटीन और मिल्क का डाइजेशन होता है। उसके बाद ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता, ये केवल क्या करता है, आपने जो फूड खाया है उस फूड को माउथ कैविटी से लेकर आपके स्टमक तक भेजने का काम करता है ईसोफेगस, जिसको आप क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं। इस तरह से तो हमारा आंसर क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, और बाकी अदर क्वेश्चन बनते हैं तो वो यहाँ से बनते हैं। इस तरह से क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर थर्ड जो हमारा वो क्या है, देखिए आप क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर्थ पूछा है, आपने जब डाइजेशन पढ़ा था तो उसका एक सीक्वेंस पढ़ा था कि हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उसके प्रोसेस के स्टेप क्या क्या होते हैं। तो एक बार हम चलते पीछे, देखे आपने क्या क्या स्टेप पढ़े थे। सबसे पहले जब आप खाना ईट कर रहे थे तो आपने देखा था कि सबसे पहले जो खाना है वो किसके अंदर जा रहा था, आपके माउथ में। माउथ के अंदर खाना गया था। 1 मिनट। देखिए
खाना जो है सबसे पहले आपके माउथ में गया था, माउथ में जो फूड आप इनटेक कर रहे थे उस प्रोसेस को हम कह रहे थे अंतःग्रहण। क्या कह रहे थे? अंतःग्रहण, जिसको आप क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इजेक्शन। उसके बाद आपको पता है खाना माउथ में जाने के बाद डाइजेशन स्टार्ट हो गया था, तो सेकंड स्टेप क्या आएगा? पाचन। उसके बाद क्या हुआ? जब खाना आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुंच चुका था, उसका डाइजेशन कंप्लीट हो चुका था, उसके बाद क्या हुआ था? एब्जॉर्प्शन, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं अवशोषण। उसके बाद जब खाना आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर गया था और स्मॉल इंटेस्टाइन में अवशोषण हुआ था, किसके थ्रू? माइक्रोविलाई के थ्रू। अवशोषण होने के पश्चात आपका फूड एनर्जी में चेंज हुआ था, एटीपी में, और एटीपी में जो चेंज हुआ था उस प्रोसेस को आपने क्या कहा था? श्वांगीकरण, जिसको आप इंग्लिश में बोलते एसिमिलेशन। उसके बाद क्या हुआ? एसिमिलेशन के बाद फूड लार्ज इंटेस्टाइन में गया और एनएस के थ्रू वेस्टेज चीज क्या हो गई थी? रिमूव आउट हो गई थी। तो उसके बाद क्या आएगा? बहिर्निष्कासन, जिसको आप बोलते हैं इजेक्शन। तो इस तरह से हमारे स्टेप हुए थे। आपसे यही पूछा है कि जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है उसका सही सीक्वेंस क्या है। तो हमने देखा सबसे पहले अंतःग्रहण होता है, उसके बाद हमने देखा डाइजेशन होता है, उसके बाद हमने देखा एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद हमने देखा एसिमिलेशन होता है, और उसके बाद वेस्टेज चीजें बाहर निकल जाती हैं। तो आप देखेंगे सबसे डी ऑप्शन जो है इसमें क्या है? इजेक्शन है, फिर एसिमिलेशन है। आप इस ऑप्शन को गलत हो गए क्योंकि इजेक्शन इसके बाद क्या आता है? डाइजेशन आता है। सेकंड क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। इजेक्शन है, देन डाइजेशन है, बिल्कुल ठीक, देन एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है, और आपका क्या है? इजेक्शन। इस तरह से हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है राइट होता है। तो इस तरह से आपसे एक सीक्वेंस पूछी है। कभी कभी एग्जाम में आपसे इस सीक्वेंस को डिक्रीज ऑर्डर में भी पूछ सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है? इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम द एंजाइम पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर सीक्रेटेड। कह रहा है कि आपकी जो डाइजेशन की जब प्रोसेस होती है तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कुछ एंजाइम सीक्रेट होते हैं, और आपसे कह रहा है कि पेप्सिन एंजाइम एंड ट्रिप्सिन एंजाइम, इन दोनों का जो सीक्रेशन है वो किस ग्लैंड से होता है, या बॉडी के किस पार्ट में उसका सीक्रेशन पहुंचता है। तो देखो सबसे पहला ऑप्शन दिया है हमें पैनक्रिएटिक ग्लैंड एंड लीवर। एक बार हम देखते हैं कि जब हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ा था तो हमने बात की थी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड 4 टाइप्स के होते हैं। इसके अंदर 3 एक्सोक्राइन की तरह बिहेव करते हैं और एक जो पैनक्रिएटिक ग्लैंड है वो मिक्स ग्लैंड की तरह बिहेव करता है। हमने बात की थी स्लाइवरी ग्लैंड में अमाइलेज एंजाइम होता है। अमाइलेज हमसे पूछा नहीं है, तो जहां पर स्लाइवरी ग्लैंड है आप उसको कट कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन में आएगा नहीं। दूसरा हमारे पास कौन सा ग्लैंड था? गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर आपने 3 चीज पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ी थी गैस्ट्रिक ग्लैंड में? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर आपने 3 चीजों का सीक्रेशन देखा था, जिसको आप जठर ग्रंथि बोलते हैं। इसके अंदर 3 चीजों का सीक्रेशन हमने देखा था, HCl, देन म्यूकस और देन पेप्सिनोजन। तो हमारे ऑप्शन में तो क्या पूछा है? पेप्सिन पूछा है और ट्रिप्सिन पूछा है। तो हम कह सकते हैं कि म्यूकस और HCl तो नहीं है, लेकिन एक पेप्सिन है, तो ये मे भी ठीक हो सकता है। अभी देखते हैं हम आगे, ये दोनों तो ऑप्शन में है नहीं, वो है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टमक एंड स्लाइवरी ग्लैंड। तो ये तो हमारा पहले कट हो गया, पैनक्रिएटिक एंड गोल ब्लैडर। अब बात आती गोल ब्लैडर क्या होता है। मैंने आपको बताया था हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर होता है। लीवर अपने अंदर बाइल जूस की फॉर्मेशन करता है डेड आरबीसी से। ये बाइल जूस जो है वो स्टोर होता है किसके अंदर? गोल ब्लैडर के अंदर। तो ऑब्वियसली सी बात है गोल ब्लैडर तो क्या है? एक स्टोरेज ऑर्गन है।
तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर। देखो स्टमक में पेप्सिन सीक्रेट होता है, बिल्कुल सही बात है। और पैनक्रिया के अंदर क्या सीक्रेट होता है? ट्रिप्सिन। तो बोथ आर राइट, तो ऑप्शन डी इज राइट। तो ये हमारा आंसर होगा डी। एक क्वेश्चन और कई बार यहाँ से पूछ लिया जाता है, एक बार आप देखेंगे कैसे। देखिए बेटा, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको पता है कि प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है वो आपके स्टमक के अंदर होता है एसिडिक मीडियम में। मीडियम कैसा होना चाहिए? एसिडिक। तो प्रोटीन जो है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है अमीनो एसिड में। ओके, लेकिन ये अमीनो एसिड का ब्रेकडाउन बेसिक मीडियम में होता है, लेकिन अमीनो एसिड किसके कंपोनेंट है तो प्रोटीन का ही पार्ट्स। तो बेसिक मीडियम में जो इसका डाइजेशन करते हैं वो कौन करते हैं? वो हम कह सकते हैं ट्रिप्सिन एंजाइम करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों एंजाइम प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का डाइजेशन एसिडिक मीडियम में करता है, जबकि ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का डाइजेशन बेसिक मीडियम में करता है। और आपको पता है स्टमक तक तो सारी चीज एसिड होती है, और स्टमक के बाद पैनक्रिया के अंदर मीडियम कैसा होता है? बेसिक होता है। इसलिए ट्रिप्सिन एंजाइम पैनक्रिया के अंदर होगा। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम का सीक्रेशन कहाँ पर होता है, तो इस केस में आपका आंसर है पेप्सिन स्टमक में होता है और ट्रिप्सिन पैनक्रिया के अंदर। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 नंबर जो है आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है कि पैनक्रियाटिक जूस कंटेन एंजाइम विच डाइजेस्ट, कि पैनक्रिया के अंदर कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको पता है पैनक्रिया के अंदर कुछ एंजाइम होते हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं। कौन कौन से एंजाइम की बात की थी? पैनक्रिया में लाइपेज एंजाइम, माल्टेज, ये सब एंजाइम पैनक्रिया के अंदर होते हैं। तो इसमें हमने देखा था, तो आपसे पूछा है कि पैनक्रियाटिक जूस के अंदर कौन से एंजाइम होते हैं और किस चीज का डाइजेशन करते हैं। तो आपको पता था कि पैनक्रिया के अंदर किस किस का डाइजेशन होता है? फैट्स का डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का भी होता है, और साथ में अमीनो एसिड का भी होता है। कई बार अमीनो एसिड ऑप्शन में नहीं देकर आपको प्रोटीन दे देता है। क्यों? क्योंकि बेटा प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से मिली है, या फिर मैं यूं कह सकती हूं कि प्रोटीन की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती हैं? अमीनो एसिड। कि प्रोटीन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई अमीनो एसिड होती है। तो आप देखेंगे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है पैनक्रिया में। भाई प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का होता है, लेकिन साथ में फैट्स का भी तो होता है, तो ये ऑप्शन नहीं है। सेकंड है प्रोटीन और फैट्स का, तो फिर कार्बोहाइड्रेट जो माल्टोज का होता है वो भी नहीं है, तो ये भी गलत है। उसके बाद फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट, इसमें भी फैट्स नहीं है, तो इस तरह से आंसर होगा प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। और आपने बहुत अच्छे से पढ़ा भी था कि पैनक्रियाटिक जूस जो है वो कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, आपकी छोटी आंत में जाता है। और ये बात आपको पहले से ही पता है कि छोटी आंत के अंदर ही मैक्सिमम डाइजेशन होता है, या मैं दूसरे तरीके से कहूं कि कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इस केस में हमारा आंसर होगा आंसर डी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर है हमारा डी। ठीक है, यहाँ तक आप इस तरह से देखेंगे। यहाँ पर और भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। आपसे पूछे गैस्ट्रिक ग्लैंड में किसका डाइजेशन होता है, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर जो एंजाइम होते हैं उससे किसका डाइजेशन होता है। इस तरह से आप क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7।
देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है वेयर आर द प्रोटीन आर फर्स्ट डाइजेस्ट इन एलिमेंट्री कैनाल। मतलब आपसे पूछना चाह रहा है कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में सबसे पहले प्रोटीन का डाइजेशन होता है। तो आपको पता है कि आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। क्या क्या पार्ट्स होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के? हमने पढ़ा है कि हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है जिसको आप बोलते हैं आहार नाल, ओके, आहार नाल, इस आहार नाल के डिफरेंट पार्ट होते हैं। ये कह रहा है कि सबसे पहले प्रोटीन का डाइजेशन इस आहार नाल के किस पार्ट में होता है। तो देखिए आहार नाल का एक पार्ट माउथ होता है। माउथ में तो प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता है क्योंकि माउथ में स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं और माउथ में किसका डाइजेशन होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का। तो ये ऑप्शन तो है नहीं। दूसरा, आपको पता है माउथ के बाद फूड किस में जाता है? आपके ईसोफेगस में, और ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। उसके बाद आपका फूड जो है किस में जाता है? स्टमक में। ईसोफेगस के बाद फूड किस में जाता है? स्टमक में, और स्टमक के बाद किस में जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद किस में जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में। तो ऑब्वियसली सी बात है कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पर होता है? प्रोटीन का डाइजेशन हम कह सकते हैं स्टमक में होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले पेप्सिन एंजाइम स्टमक में होते हैं। तो इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जो है डी है कि स्टमक के अंदर सबसे पहले किसका डाइजेशन होता है? प्रोटीन का डाइजेशन होता है। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकता था? आपसे कहे कि एलिमेंट्री कैनाल के स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका डाइजेशन होता है, तो उस केस में आप आंसर कहेंगे फैट्स का होता है या कंप्लीट डाइजेशन होता है। ईसोफेगस में किसका होता है? आप कहेंगे कोई डाइजेशन नहीं होता है। माउथ में किसका होता है? आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का होता है। और स्टमक में हमें पूछा है तो स्टमक में किसका डाइजेशन होता है? आप कहेंगे प्रोटीन का डाइजेशन होता है स्टमक के अंदर। क्यों होता है? तो हम कहेंगे पेप्सिन एंजाइम की वजह से होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन 8 कहता है विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव द बाइल जूस। मतलब ये कहना चाह रहा है कि आपकी आहार नाल जो है उसका कौन सा पार्ट जो है वो बाइल जूस को रिसीव करता है। बाइल जूस आपको पता है कहां से निकलता है? आपके लीवर से। तो बाइल जूस जो है वो लीवर से सीक्रेट होता है और गोल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है। तो बाइल जूस जो है उसको रिसीव कौन सा ऑर्गन करता है, ये आपसे पूछा है। और आपको पता है निकलता तो लीवर से है, तो ये तो इसने पूछा नहीं। इसने तो सीक्रेशन का पूछा नहीं, श्रावण नहीं पूछा, केवल क्या पूछा है कि रिसीव कौन करता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी जूस होते नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। और स्टमक के अंदर आपको पता है कौन सा जूस होता है? आप कह सकते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलने वाले HCl और म्यूकस होता है, तो ये भी आंसर नहीं है। तो इस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा कि बाइल जूस को रिसीव करने का काम कौन करता है? बाइल जूस को रिसीव करने का काम आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। बढ़ते हम अपने नए क्वेश्चन की तरफ और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द फर्स्ट एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आपसे द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स फूड इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये कह रहा है आपके आहार नाल के अंदर आपका जो फूड है, जो भोजन है, उसमें सबसे पहले मिक्स होने वाले एंजाइम का क्या नाम है। तो ऑब्वियसली सी बात है, आप सबसे पहले फूड को किस में डालते हैं? आपके माउथ में डालते हैं। तो आप कह सकते हैं, और माउथ में हमने पढ़ा है कौन से ग्लैंड है? स्लाइवरी ग्लैंड है, जिसको आप क्या बोलते हैं? लार ग्रंथि। और लार ग्रंथि के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? अमाइलेज एंजाइम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अमाइलेज एंजाइम।
ये बाकी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकते, देखेंगे एक बार इनको और देख लेते हैं ऑप्शंस को। देखिए ट्रिप्सिन एंजाइम, आपको पता है ट्रिप्सिन एंजाइम किस में प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। क्या काम करता है ये, अमीनो एसिड का बेसिक मीडियम में डाइजेशन करता है, अमीनो एसिड का बेसिक मीडियम में डाइजेशन करता है ट्रिप्सिन एंजाइम, और होता कहाँ पर आपके पैनक्रिया में, या मैं कहूँ पैनक्रिया से निकलता है, अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है, और प्रेजेंट कहाँ पर होता है, आपकी छोटी आंत में। तो छोटी आंत इसको रिसीव करती है और इसका सीक्रेशन कहाँ से होता है, अग्नाशय ग्रंथि से। तो ये होता है ट्रिप्सिन। अमाइलेज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज एक फूड का कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट होता है, जो हम कह सकते हैं प्लांट्स के अंदर होता है, एनिमल्स में नहीं होता, हम इसका डाइजेशन भी नहीं कर सकते। उसके बाद पेप्सिन, ये आपको पहले ही पता है कि पेप्सिन एंजाइम जो है जठर ग्रंथि से सीक्रेट होता है और प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन का आंसर है अमाइलेज। बढ़ते हम अपने नए क्वेश्चन की तरफ, और अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है पीएच से रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और बायोलॉजी के बहुत सारे जो कंपोनेंट है वो किससे जुड़े होते हैं, पीएच से जुड़े होते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि मिल्क के अंदर जो मिठास होती है, भाई मिल्क जब आप पीते हैं तो मिल्क आपको कैसा दिखता है, कैसा लगता है, टेस्ट में मीठा लगता है। और आपको पता है टेस्ट को फाइंड आउट करने का काम कौन करता है, याद आया क्या आपने, हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। इस तरह हमारी टंग होती है, और टंग की सरफेस के ऊपर क्या होती हैं, स्वाद कलिकाएं, टेस्टेड बड्स होती हैं, और ये टेस्टेड बड्स से क्या करती हैं, टेस्ट को बताती हैं। तो आपका फूड का जो टेस्ट है वो इससे पता होता है। तो इस तरह से पूछा है क्वेश्चन आपसे कि मिल्क जो है उसका मीठा जो होता है वो किसके कारण होता है। तो देखिए मिल्क जो होता है वो नेचर में एसिडिक होता है, क्योंकि उसकी पीएच जो है लेस देन 7 होती है। और आपको पता है किसी की भी पीएच अगर 7 से लेस देन है तो वो नेचर में कैसा होता है, एसिडिक होता है। ग्रेटर देन 7 है तो बेसिक होता है। तो इस तरह से मिल्क एसिडिक नेचर में होता है, लेकिन आपसे नेचर नहीं पूछा। अगर इसका नेचर पूछता तो आप कहते अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। लेकिन आपसे पूछा है मीठा क्यों होता है, तो मीठा इसलिए होता है क्योंकि बेटा मिल्क के अंदर एक शुगर प्रेजेंट होती है, और उस शुगर को हम बोलते हैं लैक्टोज शुगर। तो लैक्टोज शुगर के कारण मिल्क जो है हमें टेस्ट में कैसा दिखता है, स्वीट होता है। फिर फ्रुक्टोज क्या होता है, ये हमारे जो फल होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट शुगर होती है, जिसके कारण हमें फ्रूट मीठे लगते हैं। उसके बाद ग्लूकोज क्या होता है, आपने पढ़ा था जब आपने फूड के 6 कंपोनेंट को ईट किया था तो उसका ब्रेकडाउन किस में हुआ था, ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज एक एनर्जी का सोर्स होता है। कैरोटीन क्या होता है, कैरोटीन एक पिगमेंट होती है जिसकी वजह से कोई कलर आते हैं। तो पिगमेंट्स का टाइप है कैरोटीन, और इसकी वजह से कलर हो सकता है येलो या हल्का सा ऑरेंज। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लैक्टोज। तो हम कह सकते हैं कि मिल्क के अंदर कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है, लैक्टोज शुगर होती है, जिसके कारण वो टेस्ट में कैसा होता है, मीठा होता है। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन फ्रेम हुआ है विटामिन से, और आपने पढ़ा था विटामिन क्या है, फूड का एक ऐसा पार्ट है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, केवल क्या करता, हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस को बूस्ट करता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस को बूस्ट करने का काम करता है। ये है, देखिए क्वेश्चन पूछा आपसे कि एंटी विटामिन्स क्या होते हैं। तो देखिए आपको पता है जब कभी आपको फीवर होता है तो आप क्या लेते हैं, उसको ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक लेते हैं। तो एंटी वर्ड जो है वो आप कह सकते हैं किसी भी चीज को ब्लॉक करने के लिए या उसको डिजनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो आप बेसिक नॉलेज से भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि एंटी विटामिन का रिलेशन किससे होता है। कभी कभी यहाँ से स्टेटमेंट टाइप भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एंटी विटामिन का रिलेशन होता है विटामिन का आर्टिफिशियल सोर्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
भाई विटामिन के सोर्स नेचुरल भी तो हो सकते हैं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, विटामिन को नष्ट करने वाले पदार्थ, बिल्कुल सही है कि विटामिन को आप कह सकते हैं डिस्टोर्ड करने वाले जो होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, एंटी विटामिन्स बोलते हैं। उसके बाद रोगों के उपचार की दवा, जरूरी नहीं कि विटामिन से जो दवा बने वो हर रोग का ट्रीटमेंट करे, और किसी चीज के लिए भी हो सकता है, तो ये भी आंसर नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन है इंजेक्शन और वैक्सीन, तो ये भी नहीं है क्योंकि इंजेक्शन और वैक्सीन जो है वो जरूरी नहीं कि विटामिन से बने। आपको पता है, आप मुझे बता सकते हैं इंजेक्शन और वैक्सीन के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या होता है? क्योंकि अभी सभी सुना होगा, सभी ने कोविड की वैक्सीन लगी है, सबने सुना है पोलियो वैक्सीन लगती है। तो क्या होते हैं ये, वैक्सीन बनती कैसे और इंजेक्शन कैसे बनता है? देखिए, इंजेक्शन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए किसी पर्टिकुलर दवाई का या एंटीबायोटिक जो है वो इंजेक्शन के अंदर डालते हैं और हम उसका यूज करते हैं। तो इंजेक्शन के अंदर किसी पर्टिकुलर बीमारी की पर्टिकुलर एंटीबायोटिक होती है, जबकि वैक्सीन में हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जैसे कि पोलियो का वायरस है, पोलियो के वायरस को हम इनएक्टिव करते हैं और उसकी थोड़ी सी कंसंट्रेशन को बॉडी के अंदर डालते हैं कि इन फ्यूचर में कभी पोलियो हो तो हमारी बॉडी अपने आप क्या प्रिपेयर कर सके, एंटीबॉडी। तो वैक्सीन के अंदर तो एंटीजन होती है, जबकि इसके अंदर आप कह सकते हैं एंटीबॉडी होती है। एंटीजन को आप हिंदी में प्रतिजन बोलते हैं और इसको प्रतिरक्षी बोलते हैं। इसलिए तो आप देखते हैं, आपने देखा होगा जब कोविड की वैक्सीन आपको दी है तो कोविड की वैक्सीन देते टाइम क्या किया गया, आपको एक एक ड्रॉप दी गई थी, एक एक थोड़ी थोड़ी कंसंट्रेशन में लगाई गई थी। और पोलियो की वैक्सीन जब पिलाई जाती है, भाई गवर्नमेंट इतने पैसे खर्च करती है, करोड़ों रुपए खर्च करती है, हर किसी की ड्यूटी लगाती है, घर घर ड्रॉप पिलाते हैं, क्यों नहीं मेडिकल पे एक बोतल दे दे, थमाओ और पीते रहो, ऐसा क्यों नहीं करती? क्योंकि इसकी ज्यादा कंसंट्रेशन, भाई वायरस और बैक्टीरिया ही तो है, और ज्यादा कंसंट्रेशन जो है हम बॉडी में ले नहीं सकते। ये तो केवल एक एंटीजन है, जरूरत पड़ने पर क्या बना सकती है, एंटीबॉडी। ऐसा नहीं है कि हमें कोविड की वैक्सीन लग गई तो हमें कोविड नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये जरूर है अगर हमें कोविड हुआ तो टाइम से हमें पता चल जाएगा और टाइम के साथ पता होने से हम मेडिकल ट्रीटमेंट टाइम से ले सकते हैं। तो ये होता है वैक्सीन और इंजेक्शन। कभी हम डिटेल में एंटीबॉडी जो चैप्टर है उसके अंदर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस आप इतना समझें। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर होगा बी, कि क्वेश्चन के अंदर यही पूछा है तो इसका आंसर होगा बी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया जो है उसके अंदर प्रति व्यक्ति जो है कितना मिल्क मिलता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि मिल्क उत्पादन भारत में प्रति व्यक्ति कितना है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मिल्क का प्रोडक्शन जो होता है पूरे वर्ल्ड लेवल पर इंडिया में सबसे ज्यादा होता है। मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन कहां पर होता है, इंडिया में होता है। सेकंड नंबर पर कौन आता है, अमेरिका आता है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए जब मिल्क का प्रोडक्शन हम इतना ज्यादा करते हैं तो एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना मिल्क जो है रिसीव होता है। तो इसका आंसर है 444 या 444 ग्राम प्रतिदिन जो है एक व्यक्ति को इंडिया में मिल्क मिलता है। बाकी ऑप्शन हम कह सकते हैं, ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन था और इस तरह से क्वेश्चन आप कह सकते फ्रेम होता है। कंपटीशन को देखते हुए इसको मैंने करंट से थोड़ा सा जोड़ा है और मिल्क से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, मिल्क प्रोडक्शन जो है उसका संबंध किससे होता है। तो आपको पता है श्वेत क्रांति जो है उसका संबंध किससे है, मिल्क से होता है। तो हमने पढ़ा, आज हमारा जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेस, उस लाइफ प्रोसेस के अंदर हमने सारे क्वेश्चन करे और मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे अंडरस्टूड हुआ होगा इस चैप्टर से रिगार्डिंग। और ये चैप्टर को खत्म करते करते मेरे इस पूरे चैप्टर को आप मेरी इस कोटेशन से याद रख सकते हैं। कोटेशन क्या है, कुछ भी नहीं इंसान पाने के लिए भी दौड़ता है और पचाने के लिए भी। इसका मतलब क्या हुआ, आपने देखा कि आप फूड जो है वो हमारे लिए कितना जरूरी है।
तो हर कोई आदमी उसको रिसीव करना चाहता है कि हमें टाइम पे खाना मिले ताकि बॉडी के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलते रहे। और आपको पता है जब हमारी बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल में फूड जो है उसका डाइजेशन होना भी उतना ही जरूरी है। तो फूड के डाइजेशन से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो आप इस कोटेशन से पूरे चैप्टर को लिंक कर सकते हैं कि जो फूड है वो हमारे लिए कितना जरूरी है और जरूरी होने के साथ साथ उसका डाइजेशन भी कितना ही जरूरी है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं हम अपनी क्लास को अपने नए टॉपिक के साथ। और ये लाइफ प्रोसेस का हमारा दूसरा टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, उसके रिगार्डिंग ये हमारे क्वेश्चन थे। देखिए सेकंड टॉपिक आता है हमारा रेस्पिरेशन। सेकंड टॉपिक का क्या नाम है? रेस्पिरेशन। आप मुझे बता सकते हैं ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में मेन डिफरेंस क्या है? देखिए रेस्पिरेशन का मतलब होता है, आपने देखा था कि डाइजेशन जब हम कर रहे थे तो सारा का सारा जो फूड आपने ईट किया था वो सारा फूड के 6 कंपोनेंट जो हैं वो किस में ब्रेक डाउन हो गए थे? ग्लूकोज में। ओके, जो भी हमने फूड खाया था उसका ब्रेक डाउन ग्लूकोज में हुआ था। अब ये फूड जब ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हुआ था तो आपको पता है फूड ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में होता है तो हमारी बॉडी जो है वो किससे मिलकर बनी है? हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से मिलकर बनी है। तो ये ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है। जैसे ही ग्लूकोज सेल के अंदर गया तो आपको पता है सेल में क्या भरा हुआ होता है? साइटोप्लाज्मा। क्या भरा होता है? साइटोप्लाज्मा, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं कोशिका ध्रुव। एक लिक्विड होता है, थोड़ा सा आप कह सकते हैं जेल जैसा होता है, तो ये भरा होता है। ये ग्लूकोज जैसे ही साइटोप्लाज्मा में जाता है इसका ब्रेक डाउन हो जाता है। किसके अंदर ब्रेक डाउन होता है? एक नया कंपाउंड बनता है पायरुविक एसिड। उसके बाद सेल के अंदर आपको पता है बहुत सारे क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। देखिए बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उन सब के अंदर हमारी जो पूरी की पूरी बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी है। और सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम, ये सब किसके पार्ट हैं? आप कह सकते हैं कि सेल ऑर्गेनल्स के पार्ट है। सेल ऑर्गेनल्स होते क्या हैं? आप कहेंगे किसी भी सेल के अंदर प्रेजेंट स्पेशल स्ट्रक्चर जिसका स्पेशल वर्क होता है उसे क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। तो सबसे पहले जो हमने फूड ईट किया था, डाइजेशन किया था, वो ग्लूकोज की फॉर्म में हमारी सेल में गया। सेल के अंदर क्या भरा हुआ है? साइटोप्लाज्मा। जैसे वो साइटोप्लाज्मा में गया तो उसका ब्रेक डाउन हो गया किसके अंदर? पायरुविक एसिड के अंदर। जैसे पायरुविक एसिड के अंदर ब्रेक डाउन हुआ तो फिर ये सेल के और एंटर गया। जैसे सेल के अंदर गया तो सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनल होता है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको आप हिंदी में भी माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को रेस्पिरेटरी ऑर्गन बोला जाता है। क्यों बोलते हैं? देखिए, जो भी आपका पायरुविक एसिड इस माइटोकॉन्ड्रिया में गया, माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद ये पायरुविक एसिड जो है वो एटीपी, CO2 और H2O में ब्रेक डाउन हो जाता है। क्यों? इसलिए हो जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुविक एसिड को डाइजेशन करने वाले बहुत सारे एंजाइम होते हैं और ये डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुविक एसिड का कंप्लीट ब्रेक डाउन कर देते हैं। और जैसे पायरुविक एसिड के अंदर कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है तो हमें एनर्जी मिलती है। और आपको पता है हमारी बॉडी की जो एनर्जी होती है उसकी इकाई क्या होती है? ATP होती है। और ये एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है? ATP की फॉर्म में मिलती है। ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनो ट्राईफॉस्फेट। तो इस फॉर्म में मिलती है और फूड का कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाता है। इस फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन जो है वो किसके अंदर हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और किस में हो रहा है? साइटोप्लाज्मा के अंदर।
तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने वाले इस ब्रेकडाउन को जो है ये साइकिल के थ्रू होता है, डायरेक्ट नहीं होता। मतलब पहले पायरुविक एसिड बनेगा, उसके बाद हम कह सकते हैं ग्लूकोज फ्रैक्टोज इस तरह टूटेंगे और लास्ट में एटीपी बन जाएगी। तो इस प्रोसेस जो जिस प्रोसेस के थ्रू होता है उसको क्रैब साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रैब चक्र, इंग्लिश में भी यही बोलते हैं। आपका ग्लूकोज जो पायरुविक एसिड में टूटता है इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। तो फूड का जो आपने डाइजेस्ट किया था डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू ग्लूकोज, वो सेल के अंदर साइटोप्लाज्मा में गया, साइटोप्लाज्मा में जाके पायरुविक एसिड में ब्रेक डाउन हुआ और पायरुविक एसिड के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में गया और वहां पर फूड का कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाता है। इस बात को आप ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप याद करें कि आपने फॉर एग्जाम्पल आप कभी कभी पूरे दिन एक बंद कमरे में बैठे रहते हैं, कुछ भी काम नहीं करते, आराम से बैठे रहते हैं, फिर भी आपको थकान महसूस होती है। क्यों? क्योंकि बंद कमरे में बैठे रहने की वजह से हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और जब माइटोकॉन्ड्रिया को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो पायरुविक एसिड का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता और जब कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता तो हमें एनर्जी बहुत कम कंसंट्रेशन में मिलती है और उसके कारण एक नया पदार्थ और बन जाता है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। और इस लैक्टिक एसिड के डिपोजिशन के कारण ही आपको थकान महसूस होती है। तो इसलिए हमें बंद कमरे में नहीं बैठना चाहिए, बीच बीच में घूमते रहना चाहिए ताकि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को प्रॉपर ऑक्सीजन मिले और जो भी हमने फूड ईट करा है उसका कंप्लीट क्या हो? ब्रेकडाउन हो। और आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके अंदर जो एंजाइम होते हैं वो केवल और केवल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करते हैं। अगर आप बंद कमरे में बैठे रहेंगे तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और आप प्रॉपर जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया वर्क नहीं करेगा और वर्क नहीं करेगा तो एनर्जी जो हमें मिलेगी नहीं और उसकी वजह से हमें कैसा फील होगा? थकान महसूस होगी। तो इस तरह से हमें बीच बीच में घूमते फिरते अपना वर्क करते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारा क्या? रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का मतलब देखिए द प्रोसेस, एक बार आप देखेंगे रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो रेस्पिरेशन के अंदर क्या पढ़ा हमने? द प्रोसेस रिलीज द एनर्जी फूड इन प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखिए आपने देखा जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस थी तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बना रहा था और कंप्लीट फूड का ब्रेक डाउन कर रहा था, लेकिन जब ऑक्सीजन नहीं थी तो हमने देखा कि हमारी मसल्स में क्या बन रहा था? लैक्टिक एसिड। तो बेटा ये प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकती है और अब्सेंस में भी। अगर प्रेजेंस में होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर अब्सेंस में होती तो क्या बोलते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। आप हिंदी में कह सकते हैं अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है तो हम इसको क्या बोलते हैं? वायवीय श्वसन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और अगर ये बिना ऑक्सीजन के अब्सेंट में होता है, अब्सेंस होती है, तो इसको हम बोलते हैं अवायवीय। अब एक क्वेश्चन यहां से फ्रेम होता है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है एरोबिक, एनाएरोबिक या बोथ? आप कहेंगे हमारे अंदर जब प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहे तो क्या होती है? आप कहेंगे एरोबिक होती है। और जब आपकी मसल्स में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाए तो मसल्स में, हमारी मांसपेशियों में जो होता है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है और जिसकी वजह से क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। तो इस तरह हमारे अंदर एरोबिक भी हो सकती है, एनएरोबिक। लेकिन अवायवीय जो है वो मेनली किसके अंदर होती है? बैक्टीरिया में। या आप कह सकते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बिना ऑक्सीजन सर्वाइव करते हैं उन सब के अंदर कौन सी होती है? अवायवीय या एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो यही हमने डेफिनेशन में कहा है कि पोषण प्रक्रिया में ग्रहण किए गए कार्बनिक भोजन, और कार्बनिक भोजन कौन सा था? ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति में एटीपी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं?
रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो दिस इज द रेस्पिरेशन, कि आपने जो भी फूड डाइजेशन के समय आपने सारे फूड को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन किया था, उस फूड को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो जो रेस्पिरेशन होता है वो 3 तरीके से हो सकता है। देखिए एक बार, सबसे पहले मैंने कहा कि एरोबिक रेस्पिरेशन, आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। देखिए सबसे पहली जो इक्वेशन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एरोबिक रेस्पिरेशन को। देखो सबसे पहले आपने ग्लूकोज को ईट करा, दिस इज द ग्लूकोज। ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और किस में टूट जाता है? 6CO2, 6H2O और 38 ATP। मतलब ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल हमें 38 ATP प्रोवाइड करता है जब हमें प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहे। तो ये प्रोसेस किसमें होती है? ग्लूकोज जो है, ये प्रोसेस को 2 स्टेप में मैंने आपको बताया था। कौन कौन से स्टेप? एक तो क्या बनता है, आप कह सकते हैं पायरुविक एसिड, और दूसरा क्या बनता है आपका टोटल 30 ATP। ये 30 ATP किस में बनती? माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये किस में होता है? आपके साइटोप्लाज्मा में। तो इस तरह से ये क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की किस में होता है? ये प्रेजेंस में होता है। उसके बाद दूसरा आता है, हमारी बॉडी में कभी कभी एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी हो जाता है। कैसे? आप याद करो, जब कभी आप एक्सरसाइज करते हैं तो हम बहुत जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करते हैं, और जब आप जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करते हैं तो आसपास के इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? डेफिशिएंसी। और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाने के कारण ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो पाता। अगर कंप्लीट ब्रेकडाउन होता तो हमें क्या मिलती? 38 ATP। तो कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो पाता और उसकी वजह से एक पदार्थ बनता है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। हमारी मसल्स में इस लैक्टिक एसिड के डिपोजिशन के कारण आपको पेन्स या मसल्स क्रैम्प होते हैं। या तो आपकी मसल्स में पेन होने लग जाता है या क्रैम्प्स होता है। किसकी वजह से? तो क्वेश्चन बनता है तो आप आंसर करेंगे लैक्टिक एसिड के कारण। और कितनी ATP बनती है? 2 ATP। आप सोचो, जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर रेस्पिरेशन कर रहे थे तो हमें कितनी ATP मिल रही थी? 38 ATP। तो आप बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, आप सारा काम बहुत अच्छे से कर रहे थे। लेकिन जब हम ऑक्सीजन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को प्रॉपर नहीं मिला तो क्या हुआ? ओनली 2 ATP बनी। अब 2 ATP होगी तो आपको कैसा फील होगा? आपको थका हुआ फील होगा। तो इसलिए थका हुआ फील जब होता है जब आपकी मसल्स के अंदर कौन सा रेस्पिरेशन होता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देता है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के जो एंजाइम होते हैं वो तभी वर्क करते हैं जब हमें प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहे, और ऑक्सीजन की अब्सेंस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम करना बंद कर देता है और हमारे ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है। तो इस केस में हम कह सकते हैं जनरली हमारे अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, लेकिन सम केसेस के अंदर जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं या किसी बंद कमरे में बैठते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया को प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से हमारी मसल्स में एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी हो जाता है। तो ये तो बात हुई हमारे अंदर कि एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन इस तरह से 2 स्टेप के अंदर होता है। उसके बाद आता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है वो कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर भी होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था बैक्टीरिया के अंदर होता है। बैक्टीरिया में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज को जैसे लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया किस में अब्सेंट होता है, किस में प्रेजेंट है, ये हम अपने एक सेल के चैप्टर में पढ़ेंगे कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, सारे कोशिकांग प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर सभी कोशिकांग प्रेजेंट नहीं होते। तो बैक्टीरिया जो है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होने की वजह से उनके अंदर केवल क्या होता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तभी तो बैक्टीरिया आप देखते हैं जमीन के नीचे कहीं ऐसे ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रही, वहां भी सर्वाइव करते हैं, क्योंकि वो कैसे ऑर्गेनिज्म है? अवायवीय श्वसन करने वाले ऑर्गेनिज्म है, कि जो बिना ऑक्सीजन के भी क्या कर सकते हैं? सांस ले सकते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? अवायवीय श्वसन। और इसलिए वो देखो धीरे धीरे काम करते हैं, क्योंकि उनके अंदर ओनली कितनी ATP बनती है?
2 ATP बनती है। तो ये हमने देखा रेस्पिरेशन का हमने देखा किस तरह से जो हमने फूड ग्लूकोज में कन्वर्ट किया था उसको एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ये हमने रेस्पिरेशन देखा। आगे देखते हैं हम, रेस्पिरेशन के बाद आती है रेस्पिरेशन की टाइप्स क्या होती हैं। और मुझे आप एक अच्छा सा क्वेश्चन बताएं कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस होता है। इसी क्वेश्चन के आंसर के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और मुझे साथ साथ ये भी बताएं, जब आप ब्रीथ करते हैं तो कौन सी गैसों का इंटेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन आपके साथ शेयर करके जा रही हूँ, छोड़ के जा रही हूँ, और मुझे लगता है सभी आप इस क्वेश्चन के आंसर के साथ दोबारा हम एक साथ जुड़ेंगे। क्वेश्चन मेरा ये है, जब आप ब्रीदिंग करते हैं, देखिए बेटा, एक होता है रेस्पिरेशन, दिस इज द रेस्पिरेशन, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं श्वसन। ओके, दूसरा होता है ब्रीदिंग, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं श्वासन। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आप ब्रीदिंग करते हैं तो किन गैसों का इंटेक करते हैं, O2 का, CO2 का, नाइट्रोजन का, और कितनी कंसंट्रेशन में इंटेक करते हैं। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि हम कौन सी गैसों का इंटेक करते हैं, किस तरीके से करते हैं। इस क्लास को हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आप जुड़े रहिए, आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स जो है मुझे हमेशा मोटिवेट रखते हैं। और मिलते हैं हम एक नेक्स्ट क्लास में के अंदर रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग की एक इंटरेस्टिंग क्लास लेकर आपके साथ। मैं मनीषा, थैंक यू।